हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का नया टॉपिक है द रेट लॉ। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था उसके बारे में एक बार दोबारा उसे देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। तो चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले उस पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था द इनिशियल रेट। ठीक है, ये जो रेट्स हैं इनके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनिशियल रेट के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ा था, एवरेज रेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हमने इस तरीके से डिस्कस किया था। इनिशियल रेट क्या होता है? इनिशियल रेट हमने कहा था कि जो इनिशियली जो यहाँ पर किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको इनिशियल रेट कहा जाता है। किस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं ये सारा हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं। तो उस पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में डिस्कस किया था। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से इस ग्राफ से आपको एक्सप्लेन किया था कि इंस्टेंटेनियस रेट कैसे क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। और किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया था ये मैंने पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, और उस पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख के उसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमने एवरेज रेट के बारे में बताया था कि एवरेज रेट क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है द एवरेज रेट फॉर द फर्स्ट 80 सेकेंड, ये पूछा जाता है। ठीक है, इतना आया है और ये कैसे आया ये अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर 0 सेकंड है, यहाँ पर आपका 80 सेकंड है और इनके बीच में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज कितना है। ठीक है, यानी कि 0 टाइम से लेकर 80 सेकंड के बीच में कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है उसको जब हम पता लगाते हैं रेक्टेन का और फिर हम टोटल टाइम इंटरवल से उसको डिवाइड करते हैं तो तब हमारा यहाँ पर क्या मिलता है, एवरेज रेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज रेट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से ये आया था 0.0108 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब यहाँ पर इसी तरीके से हमने 40 सेकंड का निकाला। 40 सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज है डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल ऑफ द टाइम। टोटल इंटरवल ऑफ टाइम वही हुआ आपका 40 सेकंड। इसी तरीके से 10 सेकंड का आपका ये हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें इस तरीके से इसे निकालना है और यहाँ पर जो भी आपका स्लोप बनता है उस स्लोप से हम यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर कितना एवरेज रेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर इसके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन देखिए N2O5 रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट के टर्म्स में हम इस तरीके से निकालते हैं इसे, और यहाँ प्रोडक्ट के टर्म्स में हम यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं। NO2 यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो किस तरीके से हमने निकाला था ये हमने डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था आपसे पिछले वीडियो में कि यहाँ पर ये माइनस क्यों लिखा हमने रिएक्टेंट के केस में और प्रोडक्ट के केस में प्लस क्यों लिखा है, और रिएक्टेंट के केस में हमने यहाँ पर 1/2 क्यों लिखा है। यहाँ से इसका रिलेशन आपको बताया था किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमने 1/4 क्यों लिखा है, तो यहाँ पर हमने पूरी तरीके से डिस्कस किया था प्लस क्यों है, 1/4 क्यों है, तो यहाँ से इसका रिलेशन क्या है स्टोइकियोमेट्री से, यहाँ पर इस फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है, ये पूरी तरीके से आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं दोबारा इस वीडियो को। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये पूरी यहाँ पर एक रिएक्टेंट, केवल हम यहाँ पर रिएक्टेंट से ही नहीं प्रोडक्ट से भी रिएक्शन रेट को पता कर सकते हैं। केवल एक ही प्रोडक्ट से नहीं दूसरे प्रोडक्ट से भी पता कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर हम हर रिएक्शन में हर प्रोडक्ट से और हर रिएक्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के बारे में, किस तरीके से एवरेज रेट हमें निकालना है 10 सेकंड तक का जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से हमने आपको ये भी बताया रेट ऑफ कंजप्शन क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है और इसका रिलेशन रेट ऑफ रिएक्शन से क्या है, ये हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और हमने इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे दिया था। ठीक है, और ये खुद सॉल्व करके आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर आपको पिछले वीडियो में जो भी हमने यहाँ पर जो देखा है ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। तो हमने जो नया टॉपिक है हमारा आज, ठीक है, वो है हमारा द रेट लॉ। तो यहाँ पर इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक कह देता हूँ कि प्लीज़ आप अपने साथ नोटबुक और पेन रख लीजिए, और ये बहुत ही जरूरी है। आप जो भी हम यहाँ पर वीडियो में आपको बता रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रहा है, नोट्स दिख रहे हैं, इसको आप स्लाइड में जो भी दिख रहा है आपको नोट्स, उसे आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए और जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में भी लिखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ये देखना जरूरी है। ठीक है, और वीडियो कम से कम 30 मिनट की, इसलिए आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास पूरे 30 मिनट्स हों। ठीक है, तो आप नोटबुक पेन लेके रेडी हो जाए, तो हम ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ओके, सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट। ओके, नाउ सो लेट्स बिगिन।
So rate law, it is the mathematical relationship between the rate of reaction and the concentration of the reactant and product. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जैसे हम बात करें रेट लॉ, तो रेट लॉ एक्चुअली क्या है ये हम बता रहे हैं, एक रिलेशन, जैसे ये रेट हमने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो रेट है इसका रिलेशन किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है, दिस वन इज एनी पर्टिकुलर रिएक्शन, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ये ए क्या है, दिस ए इज द वन रिएक्टेंट, B is another reactant, and this A is stoichiometric coefficient, and this B is what? This is the stoichiometric coefficient of B, and this is the product. So now what we have to do, यहाँ पर जो रेट लॉ जो बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो रेट है ये यहाँ पर किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पर डिपेंड करता है, किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पर डिपेंड करता है, ये जो रिलेशन है इसी रिलेशनशिप को हम रेट लॉ कहते हैं। इस रिलेशनशिप को हम जब डिटेल में इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसी रिलेशनशिप को हम रेट लॉ कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि रेट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रेट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जब हम रिएक्टेंट के टर्म्स में करते हैं तो यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर आपको ये भी बताया था कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट की टर्म्स में किस तरीके से निकालते हैं। प्रोडक्ट के केस में हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात है, जो हम रेट लॉ की बात कर रहे हैं, ये रिलेशन से बताता है रेट और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के बीच का। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जो रेट होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। हाउएवर यू कैन डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द help of the change in concentration of the product for any particular period of the time। आप उसे भले ही यहाँ पर प्रोडक्ट की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए रेट लॉ में यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये के क्या है, के इज द रेट कॉन्स्टेंट, यहाँ पर जो के है ये आपका रेट कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर जो एम है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी कि इस ए का ऑर्डर यहाँ पर एम है, इस बी का ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट हम कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट है ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमिन करते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के। यहाँ पर एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं कि ऑर्डर फॉर ईच रिएक्टेंट, हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट। ओके, और यहाँ पर, और ये हम के कैसे कैलकुलेट करते हैं, के को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि यहाँ पर देखो, जब हमें एक्सपेरिमेंट से रेट पता चल जाए, जब हमें एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर एम की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पर हमें एन की वैल्यू पता चल जाए, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हमने क्या लिया था, बी का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया था, जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम के की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, चाहे हम जरूरी नहीं कि इनिशियल रेट की हम बात करें, हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं ए एंड बी का, और एम की वैल्यू पता चल जाए, एन की वैल्यू भी हमें पता चली जाएगी एक्सपेरिमेंट से, तो फिर हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन का पता चल जाएगा तो यहाँ पर जो के की वैल्यू है, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे फिर, रेट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो रिएक्शन ऑर्डर, अब रिएक्शन ऑर्डर क्या, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट। अब क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर इसे कहते हैं, ये जो आपकी वैल्यूज हैं एम, यहाँ पर एन, इनका जो सम होता है एम प्लस एन, ठीक है, इसको हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपका है ए के रेस्पेक्ट में आपका एम है, बी के रेस्पेक्ट में आपका एन है, और यहाँ पर, ठीक है, जब हम इन दोनों का सम करते हैं तो आपको कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एन की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कैसे डिटरमिन करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंट करके ही हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, हम इसको बिना एक्सपेरिमेंट के पता नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं, तो आप सीधे तौर पे यही कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता करते हैं।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये और बात भी आपको समझनी कि ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होती है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये किसी भी तरीके से हो सकता है और एक्सपेरिमेंट से इसे डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको भले ही यहाँ पर इस वीडियो में ये भी देखें कि एक्सपेरिमेंट से हम किस तरीके से इसे पता करें। तो चलिए यहाँ पर पहले आगे बढ़ते हैं, तब बाद में आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो रिएक्शन ऑर्डर क्या है? रिएक्शन ऑर्डर बहुत सिंपल है समझना। द टोटल रिएक्शन ऑर्डर इज द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑन ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे मान लीजिए ये रेट ऑफ द रिएक्शन का हमने यहाँ पर, ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन हमने लिखा है जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी को हमने यहाँ पर बताया। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है ए, ठीक है, प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज गिविंग प्रोडक्ट पी, ठीक है। इस तरीके से कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, या हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिया है डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेट को किसके टर्म्स में लिखेंगे? ए बी सी के टर्म्स में, डी के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है? यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हम ये जो एक्सप्रेशन हमने इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो लिखा है रेट निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, इन विच वी यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रेट लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो टोटल ऑर्डर होता है, ठीक है, ये m क्या है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ a, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ b, p क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ c। तो टोटल ऑर्डर क्या हुआ? m प्लस n प्लस p। तो ये जो टोटल जो सम है ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। और जो एम एन पी की जो वैल्यू है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसे हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही पता कर सकते हैं और किसी अदर तरीके से पता नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, इंटरप्रेटिंग रेट लॉस। अब इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये रेट लॉ है क्या, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है आपकी ए बी, यानी कि ए से बी में आपका कोई रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो रेट है, ठीक है, रेट यहाँ पर ए के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है जिसकी पावर है यहाँ पर m लिखी है, ठीक है। तो m क्या है? यहाँ पर m क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इफ से फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटली हमने पता किया कि m की वैल्यू 1 आ गई है, तो यहाँ पर रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम किस तरीके से निकालते हैं। तो जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा ना कि टोटल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के जो पावर है उनका सम करके, और इस केस में क्या, इस केस में आपका रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, तो जो भी उसकी पावर होगी वही यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो इसलिए ये m की वैल्यू अगर 1 आई है तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू a, और केवल a यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है दैट इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेट को इस तरीके से रेट इक्वल टू k a कॉन्सेंट्रेशन इस पावर 1, ठीक है। अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं तो कैसे? देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा जरा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? रेट इक्वल टू के इज व्हाट? रेट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये आपका टोटल रेट एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू आपको पता है, a का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए, और रेट कांस्टेंट क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स होगा, कांस्टेंट है ये, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको पता चल जाता है तो आप यहाँ पर आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसे हम करके देखेंगे आगे, ठीक है, सो डोंट वरी। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये सिंपली क्या बताता है, रेट जो लॉ है ये सिंपली ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, एंड रेज टू देयर सम पावर, ठीक है, जो भी उसकी पावर है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर रेट किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, और जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन उसकी पावर है क्या है जो हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो अब इसे समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ए का है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, ये रिएक्शन आप मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है आपका, एक्सपेरिमेंट 1 है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में आपने यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया इतना, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट 2 में आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन लिया कितना? मान लीजिए आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन लिया
टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन उसको आपने डबल कर दिया। ठीक है, अब आपने ए का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल कर दिया तो आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ, देखो यहाँ पर रेट है, ठीक है, और रेट इक्वल टू, ये हम किसकी बात करें, ये तो आपका ये कौन से वाले का, ये रेट 1, इसको रेट 1 कर लीजिए और इसको हम कहते हैं रेट 2, यानी कि ये एक्सपेरिमेंट 1 का रेट है और ये एक्सपेरिमेंट 2 का रेट होगा। ठीक है, कैसे होगा, अब देखो के की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये कभी भी चेंज नहीं होगी उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब के की जो वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा जरा, के की जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको हम मल्टीप्लाई जैसे हम कर ही रहे हैं यहाँ पे आपने देखा, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो अब यहाँ पर इतना नहीं रहा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 2 में ये इतना नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन एक्सपेरिमेंट 2 यू हैव टेकन टू बी 2 इंटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट वाज इन एक्सपेरिमेंट 1, यानी कि एक्सपेरिमेंट 1 में जो भी यहाँ पर ए का कॉन्सेंट्रेशन था उसका आपने 2 गुना लिया है, 2 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपने लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पावर कितनी है जो एक्सपेरिमेंट से पता की जाती है, ये है यहाँ पर 1, तो इस केस में पावर कितनी होगी, वो भी 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर, ये के पावर उस रिएक्शन के लिए और जो रेट कांस्टेंट ये चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ ये चेंज करते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, तो आप देखो रेट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, रेट पे असर पड़ेगा यहाँ पर के, ठीक है, ये कितना आएगा, ठीक है, इस तरीके से इनटू 2 और ये इस तरीके से आ जाएगा इक्वल टू हाउ मच, 2 के, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रेट 2 है, ठीक है, रेट 2 इट इज़ 2 टाइम्स टू दैट ऑफ द रेट 1। रेट 1 का यहाँ पर कितना आएगा देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा है और इस एक्सप्रेशन में आपका 2 भी आ गया है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी तरीके से सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेट है, या इस केस में रेट 2 के केस में यहाँ पर 2 आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो यहाँ पर रेट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, पहले आप इसको समझ लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप थोड़ा बैक जाके इसको दोबारा देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको पीछे कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, वीडियो को, और इसको दोबारा देख लीजिए। तब हम आगे जो हम दूसरा बताना चाह रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसका किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसे वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई रिएक्शन है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था रेट इक्वल टू, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये जो आपकी रिएक्शन है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन, इस केस में मान लीजिए ये रेट कांस्टेंट तो क्या हो गया, यहाँ पर ये ए हो गया, और मान लीजिए यहाँ पर है आपका 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसकी एम की वैल्यू 2। ठीक है, अब जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी। अब मान लीजिए इसको आपने मान लिया रेट 1। ठीक है, अब इसको आपने मान लिया रेट 1। अब रेट 1 को हमने इस तरीके से इसे लिख दिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं आप, डबल कर रहे हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ए का, इसको आपने क्या किया, इसको आपने 2a कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नया एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, रेट 2 कितना होगा, के, ये आपने लिखा इसे a, ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पर कितना। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे 2 भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये नया वाला ना, ये नया वाला कॉन्सेंट्रेशन है दिस वन। ठीक है, डबल किया है आपने इसको, तो यहाँ पर ये ए आ गया। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिख देंगे 2 कहाँ से आया, 2 क्योंकि ये तो फिक्स होगा। यहाँ पर एम की वैल्यू चाहे हम रेट 1 निकालें, चाहे इसे कॉन्सेंट्रेशन डबल करें, ट्रिपल करें, कुछ भी करें, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी एम की, ये तो यहाँ पर सेम ही रहेगी। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, अब आप देखिए इसमें के, ठीक है, इनटू 2 की पावर 2 आ जाएगा, ए की पावर क्या आएगा, वो भी यहाँ पर 2 आएगा इस तरीके से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी यहाँ पर हैं उन सभी के पावर में 2 आ जाएगा, इक्वल टू कितना है, 2 2 4, यहाँ पर 4 आ गया, के यहाँ पर इस तरीके से ए, और ये हो गया आपका 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, बस अब यहाँ पर देखिए जो आपका रेट 2 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपका जो रेट 2 है, ठीक है, रेट 2 इज इक्वल टू, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ द रेट 1। ठीक है, ये जो रेट है ना, रेट आपका 4 गुना हो चुका है, रेट 4 गुना हो चुका है। सिर्फ आपने यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल किया था। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपने इसका डबल किया था और रेट 4 गुना हो गया था। ठीक है, जबकि हमने पिछले उस केस में क्या देखा था, आपको याद होगा पिछले केस में आपने क्या देखा था, उस केस में आपका डबल हुआ था।
ठीक है, इस केस में 4 गुना हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हम किस तरीके से इसको और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू 0 है, मान लीजिए m की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, और आपने a का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया, आपने a का कॉन्सेंट्रेशन किया डबल इस तरीके से। तो जो न्यू रेट होगा रेट 2 इक्वल टू कितना होगा k, ठीक है, यहाँ पर इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है यहाँ पर 0। तो आप जानते होंगे कि जब हम किसी भी, ठीक है, किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वो इक्वल टू होती है कितनी 1। तो यहाँ पर तो ये आपका कितना आएगा रेट 2 इक्वल टू k, ठीक है, इस केस में रेट 1 इक्वल टू कितना आएगा k, यानी कि इफ, ठीक है, इफ m इक्वल टू 0, ठीक है, रेट 1 इक्वल टू रेट 2, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है। तो इस ए की कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी असर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। जीरो ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर आपको बताते हैं कि कितना उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने देखा इस केस में 0 है, इस केस में 0 अगर है तो इसका मतलब यहाँ पर ए की कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी असर रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ेगा। जब हमने यहाँ पर ऑर्डर यानी कि m की वैल्यू 2 की थी, उस केस में आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना असर पड़ा था, 4 टाइम्स असर पड़ा था। अभी जस्ट जो हमने देखा, जब हमने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, जब हमने m की वैल्यू यहाँ पर 1 की थी यानी कि ऑर्डर 1 किया था, तो उस केस में हमने देखा था, जो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल किया था, इंटरप्रिटेशन जो हमने किया था तो 1 था, उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स हुआ था। जब हमने m की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा जरा, तो समझिए इसको, वेर m इक्वल टू 0, जब m इक्वल टू 0 था अभी जो आपने देखा, तो उस केस में यहाँ पर जो रेट, ठीक है, रेट 2 है, दैट बिकम इक्वल टू रेट 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो m की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a का कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस जो हमने इससे पहले वाला जो देखा था, ठीक है, व्हेन m इक्वल टू 2, तो उस केस में हमने देखा कि जो रेट 2 है दैट इज 4 टाइम्स टू रेट 1। तो आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू का कितना यहाँ पर इन्फ्लुएंस पड़ा है, ठीक है, कितना यहाँ पर इन्फ्लुएंस पड़ा है, m की वैल्यू का 4 गुना हो चुका है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि a की कॉन्सेंट्रेशन का बहुत असर यहाँ पे आपको देखने को मिला। सिर्फ आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 गुना हो गया है। और जो इससे पहले जो हमने देखा था, उस केस में m की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो उस केस में जो रेट 2 आया था, आप इसे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं पीछे करके, यहाँ पर जो हमने तीनों एक्सप्लेन की थी उसको दोबारा समझने के लिए, ठीक है। रेट 2 इक्वल टू कितना था, 2 टाइम्स टू द रेट 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो देखा था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर m की वैल्यू आपको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का कितना असर रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ेगा, किस हिसाब से पड़ेगा। यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा पड़ा, यहाँ पर थोड़ा कम पड़ा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तो ये आपको बताता है ये जो ऑर्डर है किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ठीक है, रेट इज सेम। तो यहाँ पर देखिए ये भी सेम होगा आपका, ठीक है। ये हमने करके देखा ना जीरो ऑर्डर के केस में। इज इट क्लियर? Now we understand the rate constant. Okay, so rate constant, it is very simple to understand. Just see here, rate constant is a proportionality constant that relates rate of reaction and concentration at a given temperature. कहने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक रेट एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो इस रेट एक्सप्रेशन में जो ये k है, this is called rate constant, and this relates rate of reaction and the concentration of the reactant, okay, at a given temperature। यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर। So what is rate constant? Again I am saying at any particular temperature what is the relation between rate of reaction and concentration of the reactant, ठीक है। So this relationship is fixed at that particular temperature for that particular reaction, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से रेट कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन और उस रिएक्शन में यूज होने वाले रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशनशिप आपको बताता है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर कि रेट कांस्टेंट की अपनी एक यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर है। अब जीरो ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर, इसे देखिए। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो रेट है,
ठीक है। अब रेट की यूनिट जैसे मैं पहले कहा कि इसकी बिल्कुल सेम ही होगी, वो होगी क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट की यूनिट है, ठीक है। के की यूनिट आपको निकालनी है और ए की यूनिट क्या होगी, ठीक है, ए की यूनिट, ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। अब यहाँ पर के की आपको निकालनी है। अब ए का जो यूनिट है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर। अब क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम यहाँ पर के की यूनिट निकाल रहे हैं, तो के की यूनिट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरीके से, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अब इसका स्क्वायर करते हुए यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक है। तो मोल का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर लीटर का पर लीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं जरा, फिर हम इसको ऐसे लिख दिया जैसे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट की यूनिट है ऊपर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम लेते हैं मोल का स्क्वायर, ठीक है, और पर, ठीक है, लीटर स्क्वायर, बस। अब यहाँ से आपका ये इस तरीके से इसे काट लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। देखते हैं इसे करके, ये हो जाएगा आपका मोल पर मोल आ जाएगा, देखो यहाँ देखिएगा, मोल, ठीक है, -1 इट्स पावर -1, ये ऊपर इधर ये हो जाएगा आपका लीटर कितना। अब यहाँ पर देखिए आप पर मोल, यहाँ पर इससे आया ये पर मोल, ठीक है, ये पर मोल से आ गया। और ये आपका जो लीटर है ये आपका इससे आ गया, ये देखो इससे आ गया, इससे आपका लीटर आ गया, ये पर सेकंड हो गया। इस तरीके से ये आपका यूनिट बन गया किसका, सेकंड ऑर्डर का। इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को समझिए ना, मोल पर लीटर ये मोलरिटी की यूनिट है, इसको हम कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हम किस तरीके से यूनिट के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो हमने अभी तक इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो पढ़ा, किस तरीके से हम यहाँ पर जो यूनिट है और किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जैसे हमने रेट कांस्टेंट की, जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है, ये हमने देख लिया है यहाँ पर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने इंटरप्रेटिंग रेट लॉज, तो यहाँ पर हमने बताया था किस तरीके से रेट पर असर पड़ता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ठीक है, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। फिर इससे पहले हमने देखा था कि रिएक्शन ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये हमने देख लिया, किस तरह सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ ईच रिएक्टेंट, ठीक है। और उस तरीके से हमने इसे टोटल रिएक्शन ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इससे पहले हमने जो देखा था यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी, और इसे हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन कर सकते हैं, ये भी हमने देख लिया है। हमने ये भी देख लिया कि रेट लॉ के डेफिनेशन हमने अच्छी तरीके से इसे पढ़ लिया था, ठीक है। और ये हमने ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर यहाँ पर इस टॉपिक में आपको जो भी हमने आज डिस्कस किया है, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर कमेंट करें, यहाँ पर अपने डाउट पूछें, आई विल डेफिनेटली आंसर, ओके। और आपने, आई होप आपने ये सारी चीज़ें नोट भी कर ली होगी नोटबुक पे, ठीक है। तो आपको रेगुलरली यहाँ पर इसे नोट भी करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसे मैं आपको बता देता हूँ, वो पढ़ेंगे हम डिटरमिन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि m की वैल्यू जो हमारी पावर होती है ना, ये पावर जो होती है, पावर दिस वन, ये पावर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जैसे ये है m है, यहाँ पर लिखा हुआ है n है, p है, ये पावर हम एक्सपेरिमेंटली, हमने कहा ना कैसे हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो में अगर कोई डाउट आपको लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट कीजिए, ठीक है। आई विल डेफिनेटली आंसर एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, ओके। एंड प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़, ठीक है। आप हर वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, तभी समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।